बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अपने लास्ट लेक्चर में यूनिट नंबर 4 के एक्सरसाइज को स्टार्ट किया था, जिसमें स्पेशली हम लिटरेरी डिवाइसेस पे ज़्यादा तवज्जो देंगे। और तवज्जो देने की वजह भी ये है कि पेपर में जो पोएम है डैफोडिल, उसके मुतालिक अक्सर जो है तो लिटरेरी डिवाइसेस के मुतालिक क्वेश्चन आता है। सही है। तो हमने पहले 3 लिटरेरी डिवाइसेस और उनका यूजेज पोएम में जो है तो डिस्कस कर लिया था। और आज इस लेक्चर में हम चौथे हाइपरबोले, फिफ्थ इलिट्रेशन एंड सिक्स्थ रेजोनेंस, ये जो लिटरेरी डिवाइसेस है इनका भी यूजेज पढ़ेंगे। हमने सिमिली, पर्सनिफिकेशन और इमेजरी उनको पढ़ लिया है। आज हम नंबर 4 पे हाइपरबोले, इलिट्रेशन एंड रेजोनेंस उनको पढ़ते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में फर्स्ट 3 लिटरेरी डिवाइसेस और उनका यूजेज पोएम में पढ़ा था, सिमिली, पर्सनिफिकेशन और इमेजरी। उनके हमने एग्जांपल्स भी दिए थे लास्ट लेक्चर में। आज जो है तो हम इस लेक्चर में हाइपरबोले, इलिट्रेशन एंड रेजोनेंस, ये जो लिटरेरी डिवाइसेस है इनको पहले समझेंगे और फिर इनका जो यूजेज है पोएम में इसको किस तरह विलियम वर्ड्सवर्थ जो इसका पोएट है, द डैफोडिल पोएम का जो पोएट है, उसने अपने पोएम में इन लिटरेरी डिवाइसेस को कैसे यूज किया है वो भी जानेंगे। सही है। सबसे पहले अपने माइंड में एक बात डालें, लिटरेरी डिवाइसेस जो होते हैं, जिस तरह एक पेंटर के पास, जो पेंटर होता है उसके पास पेंटिंग करने के लिए डिफरेंट आलात होते हैं, डिफरेंट कलर्स होते हैं, इसी तरह एक पोएट, एक शायर के पास भी लिटरेरी डिवाइसेस होते हैं जिससे वो अपनी पोइट्री को खूबसूरत बनाता है। सही है। तो लिटरेरी डिवाइसेस का इस्तेमाल जो है तो वो पोइट्री में होता है, पोइट्री को खूबसूरत क्लासिकल लुक देने के लिए। सही है। अच्छा, हमने उनको डिस्कस कर लिया था। नंबर 4 पे हमारे पास है हाइपरबोले। हाइपरबोले, इसकी प्रोनाउंसिएशन भी इस पे थोड़ा ध्यान दे। हाइपरबोले, हाइपरबोल नहीं है। सही है, हाइपरबोले। अच्छा, प्रेजेंट्स जनरल थिंग्स मच लार्जर, एग्जेजरेशन ऑफ यूजुअल थिंग्स। सही है। तो हमने क्या लिखवाया है कि हाइपरबोले जो लिटरेरी डिवाइस है, इसके थ्रू राइटर या पोएट जो है तो आम चीजों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है, एग्जेजरेट करके उसको पेश करता है, उसकी जो असल हकीकत है उससे ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर उसको पेश किया जाता है। समझ आ रहा है। इस लिटरेरी डिवाइस में अगर आपके सामने किसी पोएम में एक आम चीज लिया गया है और उसको बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है तो आप समझ ले कि यह हाइपरबोले है। समझ आ रहा है। अब इसका पोएम में इस्तेमाल कैसे हुआ है वो भी हम जानते हैं। यूजेज इन पोएम, 10,000 saw I at a glance, 10,000 saw I at a glance, मैंने 10,000 एक ही नजर में देखे। डैफोडिल के फूलों की बात कर रहा है कि मैंने 10,000 डैफोडिल के फूल एक ही नजर में देखे। अब ये उसको एग्जेजरेट कर रहा है। 10,000 फूलों को देखना ये नामुमकिन भी है, और वो जो डैफोडिल्स के फूल थे वो जो है तो 10,000 थोड़ा सा उसको एग्जेजरेट किया गया है। समझ आ रहा है। तो ये जो एग्जेजरेशन उन्होंने की है विलियम वर्ड्सवर्थ ने, इसके पीछे वजह यह है कि वो अपनी पोइट्री में डैफोडिल के जो फूल है उसकी खूबसूरती को बढ़ा रहे ताकि रीडर के माइंड में उसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाए, वो और भी उसको जो है तो एग्जामाइन करने लगे कि डैफोडिल का जो फूल है वो इतना खूबसूरत है और ये हो। समझ आ रहे हैं ना। किसी चीज की खूबसूरती बढ़ाने के लिए उसको एग्जेजरेट करते हैं पोएट। समझ आ रहे हैं, हाइपरबोले के थ्रू। तो अगर आपके सामने में पेपर में मैं क्वेश्चन ले आऊं या आपके बोर्ड में पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि फाइंड आउट हाइपरबोले फ्रॉम फॉलोइंग लाइंस, आपको अक्सर लाइंस दिए होते हैं, या अगर आपको लाइंस न भी दिए गए हो, आपको ये बोला गया हो कि डैफोडिल के पोएम से हाइपरबोले निकाल लें, तो आपने क्या लिखना है, ये एग्जाम्पल लिख लेना है। और अगर आपको किसी और पोएम के मुतालिक आता है तो आप उस पोएम में से फिर जो है तो देख लें। वो तो हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे भी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, जनरली हाइपरबोले क्या है, एग्जेजरेशन ऑफ यूजुअल थिंग्स, आम चीजों को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर। समझ आ रहे हैं। तो ये हमारे पास हाइपरबोले का जो लिटरेरी डिवाइस है उसकी डिफिनीशन, उसको हमने समझ लिया, और उसका यूजेज जो पोएम में किया गया है वो भी हमने समझ लिया कि किस तरह विलियम वर्ड्सवर्थ कहता है कि आई 10,000 saw I at a glance, मैंने
10,000 अभी नरगस के फूल एक ही नजर में देखे हैं। सही है, तो अब हाइपरबोले क्लियर हो गया। सही है। नंबर 5 पे इलिट्रेशन। इलिट्रेशन और एजोनेंस ये दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसके मुतालिक क्वेश्चन आ सकता है। इलिट्रेशन, इलिट्रेशन क्या है? रिपीटिशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंट साउंड इन अ सिंगल लाइन। इलिट्रेशन का जो लिटरेरी डिवाइस है हमारे पास, उसमें हम देखते हैं कि रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इन अ सेम लाइन, रिपीटिशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंट साउंड इन अ सेम लाइन। समझ आ रहा है? अगर आपके पास पोएम में एक लाइन है जिसमें कॉन्सोनेंट साउंड्स होते क्या है, पहले इसको भी समझ लें। ये हमारे पास वोवल साउंड्स है, ए ई आई ओ यू। सही है, ये वोवल साउंड्स है। इसके अलावा जितने भी साउंड्स है वो सारे कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं। समझ आ रहे? उनको हम क्या कहेंगे? इलिट्रेशन। अगर उसको पोएम में कंटिन्यूसली यूज किया गया है, उसका जो साउंड है उसको रिपीट किया गया है एक लाइन। अब वो हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो उससे हमें बेहतर तरीके से समझ आएगा, लेकिन आप अपने माइंड में सिर्फ इतना बिठा दें कि रिपीटिशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंट साउंड्स इन अ सेम लाइन, रिपीटिशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंट साउंड इन अ सेम लाइन। कॉन्सोनेंट साउंड्स जो इसके अलावा जितने भी साउंड्स है वो हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड, ए ई आई ओ यू, इसके अलावा जितने भी साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड, चाहे वो जितने भी। अच्छा, ये हो गया। अब यूजेज इन पोएम, पोएम में इसको किस तरह यूज किया गया है, एग्जाम्पल से हमें बेहतर तरीके से समझ आता है। आई गेज्ड एंड गेज्ड, आई गेज्ड एंड गेज्ड। समझ आ रहे? इसमें जी का जो साउंड है उसको रिपीट किया गया है, और जी जो है, जी का जो साउंड है ये हमारे पास कंसोनेंट साउंड है, वोवल साउंड नहीं है। उसमें आप देखें जी का जो है तो लफ्ज भी नहीं, उसका साउंड नहीं है। तो वोवल साउंड्स के अलावा जितने भी साउंड्स है ए ई आई ओ यू के अलावा वो सारे कंसोनेंट साउंड्स है, और अगर उनकी रिपीटिशन ऑफ साउंड्स को देखना है, समझ आ रहे? अगर साउंड्स को रिपीट किया गया है एक ही लाइन में तो उसको हम कहेंगे इलिट्रेशन। कंसोनेंट साउंड्स को अगर एक ही लाइन में रिपीट किया गया है तो उसको हम इलिट्रेशन कहेंगे, जिस तरह विलियम वर्ड्सवर्थ ने यूज किया है आई गेज्ड एंड गेज्ड। समझ आ गया? तो ये हमारे पास द डैफोडिल पोएम में इलिट्रेशन का यूजेज का पहला एग्जांपल, जी साउंड रिपीट हुआ है। नंबर 2, व्हाट विल द शो हैड ब्रॉट मी। पूरे लाइन को मैंने नहीं लिखा क्योंकि वो बाद वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके बाद भी कुछ अल्फाज है। तो क्या कहते हैं कि व्हाट विल द शो हैड ब्रॉट मी। इधर देखें, व्हाट डब्ल्यू विल, इधर भी कंसोनेंट साउंड्स को रिपीट किया गया है, 2 दफा यूज किया है। व्हाट विल, डब्ल्यू की साउंड को रिपीट किया गया है। तो डब्ल्यू की जो साउंड है वो हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड है। वजह क्या है कि वो वोवल साउंड में नहीं है, ए ई आई ओ यू में नहीं है ना। आपको समझ आ रहा है ना? इसमें कुछ इतना मुश्किल नहीं है। जो वोवल साउंड है वो हमारे पास सिर्फ 5 है, ए ई आई ओ यू। इसके अलावा जितने भी साउंड है वो सारे कॉन्सोनेंट साउंड है। तो अगर किसी पोएम में, किसी लाइन में, पोएम में अगर किसी लाइन में कंसोनेंट साउंड्स को रिपीट किया गया है तो उसको हम इलिट्रेशन कहेंगे। 10 दफा समझा दिया है। इसके बाद इंशाल्लाह ये वीडियो में नहीं आना चाहिए, लेकिन आप लोगों का टेस्ट लूंगा मैं। सही? अच्छा, आई गेज्ड एंड गेज्ड, ये हमने समझ लिया, इसमें जी साउंड को रिपीट किया गया है। इस वाले को हमने समझ लिया, व्हाट विल द शो, व्हाट विल, डब्ल्यू की साउंड को रिपीट किया गया है जो कि कंसोनेंट साउंड है, तो ये इलिट्रेशन हो गया। समझ आ गया? तो ये हमारे पास इलिट्रेशन को हमने डिफाइन भी कर लिया और उसका यूजेज पोएम में भी डिस्कस कर लिया। समझ आ गया? अच्छा, ये क्लियर है ना? अच्छा, अब नंबर 6 पे हमारे पास है एजोनेंस। एजोनेंस का जो लिटरेरी डिवाइस है, इसमें हम वोवल साउंड की रिपीटिशन को पढ़ते हैं। अगर एक लाइन में रिपीटिशन ऑफ सेम वोवल साउंड्स इन अ सिंगल लाइन, अगर एक ही लाइन में पोएम में, अगर पोएम में एक ही लाइन में वोवल साउंड्स को रिपीट किया गया है तो उसको हम एजोनेंस कहेंगे। समझ आ रहे? अब इसको पोएम में कैसे यूज किया गया है, एग्जांपल से बेहतर तरीके से समझ आता है हमेशा की तरह। दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन,
दे स्ट्रेस्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, इधर देखिए आई एंडिंग, तो इसमें ई का जो साउंड है उसको रिपीट किया गया है। अब इधर आपको जो है तो एक हिंट दे दूं, आपने वर्ड को कभी भी नहीं देखना, आपने साउंड पे तवज्जो देनी है। लेट सपोज हमारे पास है दे स्ट्रेस इन, इन समझ आ रहा है, इन ई से स्टार्ट हो रहा है ना, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दे। इन नेवर एंडिंग, फिर से ई की साउंड को रिपीट किया गया है, इन नेवर एंडिंग, तो 2 दफा ई की साउंड को रिपीट किया गया। ई जो है, ई का जो साउंड है वो हमारे पास वोवल साउंड है, उसकी रिपीटिशन को हम एजोनेंस कहते हैं। समझ आ गया? तो ये हमने उसको इधर लिख लिया है कि ई की साउंड को रिपीट किया गया है, सही है, समझ आ गया। एजोनेंस जो है तो हमारे पास रिपीटिशन ऑफ वोवल साउंड से डेफोडिल की पोएम में ये जो लाइन है, दे स्ट्रेस्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, इन एंडिंग, ई की साउंड जो है तो उसको रिपीट किया गया है। आपने वर्ड को नहीं देखना, अपने साउंड को प्रोनाउंस करके बार बार आपको पता चलेगा। समझ आ रहे हैं? तो लेट सपोज मैं आपको जो है तो एक एग्जांपल दे दूं, ये जो साउंड्स के लिहाज से बता रहा हूं कि आपने लफ्ज को नहीं देखना, आपने प्रोनाउंसिएशन को देखना है, आपने साउंड को देखना है। तो हमारे पास लेट सपोज एक वर्ड है वन, अच्छा ये हम वैसे ही लिख रहे हैं, सही, ताकि आपके इल्म में थोड़ा, वन आइड मैन, सही, वन, वन। अब इसकी प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दे, साउंड को ध्यान दे, पहले वन, वन डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है, वन, समझ आ रहे हैं ना, वन, वन आइड मैन, तो ये हमारे पास वोवल साउंड नहीं है, हालांकि इसका जो पहला वर्ड है वो उसमें इंक्लूड है, लेकिन उसकी साउंड डिफरेंट है, साउंड डब्ल्यू से स्टार्ट हो रही है, समझ आ रहा है? अच्छा, अब हमारे पास एक और वर्ड है ऑरेंज, ऑरेंज, ये हमारे पास वोवल साउंड है, वजह क्या है, ऑरेंज, ओ से स्टार्ट हो रहा है। तो ये वैसे ही आपको जनरल चीज बताने के लिए कि आप कंफ्यूज ना हो, जब भी आपने एजोनेंस और इलिट्रेशन में फर्क करना हो, या ये जो अल्फाजों का चुनाव है इसके रूह से अगर आप एजोनेंस की तशरीह करते हैं कि यार ये इधर यूज तो आई किया गया है, अगर आपके माइंड में एक क्वेश्चन हो और इधर सर ने लिखवाया कि इधर ई का साउंड रिपीट हो रहा है, तो आपने जो है तो वर्ड को नहीं देखना, आपने प्रोनाउंसिएशन को, साउंड को देखना है। समझ आ गया? बहुत ही आसान है, बस सिर्फ साउंड को देखिए। जिस तरह मैंने बताया वन, तो अब वन का जो वर्ड है वो डब्ल्यू से आ रहा है, वन। ऑरेंज का जो वर्ड है ऑरेंज, ओ से आ रहा है। प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दे, साउंड पे ध्यान दे, बस इजी। तो इधर आके हमने लिटरेरी डिवाइसेस को समझ लिया है, लिटरेरी डिवाइसेस को हमने खत्म भी कर लिया है डेफोडिल की पोएम में। अब हम जो है तो इस पोएम के जो है तो थीम्स उनको लिखते हैं और उनको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, क्योंकि उस पे भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, सही है? तो इसको थोड़ा पॉज करते हैं, सब चले। सवारों का वीडियो स्टार्ट था, बस मेरे क्लास बस बस है। अच्छा, लिटरेरी डिवाइसेस को समझने के बाद अब हम आते हैं थीम्स पे। समझ आ रहे? मेन आइडिया या थीम इस पोएम का क्या है, इस पे भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो इसके जो मेन थीम्स है वो तो आप खुद से भी ले सकते हैं, बट इसके जो मेन मुझे जो थीम्स लगे हैं, जो इम्पोर्टेंट लगे हैं, मैंने रिसर्च की है उसके बाद, और ये जो पोएम है जिस चीज पे बेस है उन चीजों को हम डिस्कस करते हैं, सही है? तो पहली नंबर पे हमारे पास है ब्यूटी ऑफ नेचर। ये जो पोएम है द डेफोडिल, विलियम वर्ड्सवर्थ इसका राइटर है, इसका पोएट है, उसकी तमाम पोइट्री ब्यूटी ऑफ नेचर पे मुंसलिक है। उसने अपनी तमाम पोइट्री में नेचर को प्रिस्क्राइब किया है, उसकी खूबसूरती को जो है तो उस पे बातचीत की है। तो इसी तरह ये जो डेफोडिल का पोएम है इसमें भी कुदरत की खूबसूरती बयान की गई है। समझ आ रहे हैं कि कुदरत कितनी खूबसूरत है? आपने पोएम को पढ़ा है, मैंने आप लोगों को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया है, हमने उसमें हर चीज को पढ़ा है। उसमें हमने ये पढ़ा कि
ये जो डेफोडिल के फूल है ये कितने शानदार है, उनको कितनी खूबसूरती से पेश किया गया है। राइटर ने उसको बहुत ही जबरदस्त तरीके से पेश किया है। तो ये जो ब्यूटी ऑफ नेचर है ये भी आपके पास एक पॉइंट हो सकता है, एक थीम हो सकता है कि इस पोएम में मेन चीज एक ये भी है कि नेचर जो है या कुदरत जो है तो उसको एक बेहतरीन खूबसूरत चीज के तौर पे हमें शो किया गया है। समझ आ रहा है? और बेशक अल्लाह ताला की कुदरत है भी खूबसूरत। अच्छा, नंबर 2, जॉय एंड इमोशनल हीलिंग। जॉय एंड इमोशनल हीलिंग हमने पोएम में पढ़ा था। जब लास्ट लाइंस में हम आते हैं पोएम में लास्ट स्टेंजा में, तो वर्ड्सवर्थ कहता है कि फॉर ऑफ्ट व्हेन आई लाई ऑन माय बेड, मैं जब अक्सर अपने बेड पे सोता हूँ या उस पे लेटता हूँ तो मैं अक्सर खाली दिमाग होता हूँ। मतलब मेरे जहन पे अक्सर एंजियसनेस, परेशानी तारी हो जाती है, मैं परेशान हो जाता हूँ। तो उसके बाद क्या होता है कि जब मैं अपने माइंड में डेफोडिल्स को रिपीट करता हूँ जो मैंने देखे थे, समझ आ रहे कि जब मैं अपने माइंड में डेफोडिल की जो मेमोरी मेरे माइंड में पड़ी है जब वो मेरे माइंड में रिपीट होती है तो मुझे हीलनेस प्रोवाइड होती है, मुझे आराम मिलता है, सुकून मिलता है। तो इसका एक थीम ये भी है कि जॉय एंड इमोशनल हीलिंग, नेचर को खुशी, जॉय मीन्स खुशी, नेचर को खुशी और इमोशनल हीलिंग, जज्बात की इत्मीनान, इमोशनल हीलिंग और खुशी के लिए एक आला जो है तो बताया गया है वर्ड्सवर्थ की जानिब से। कुदरत को एज अ सोर्स ऑफ हीलनेस एंड जॉय यानी खुशी, इसको जो है तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसी तरह बयान किया। सही है? तो ये हमारे पास दूसरा पॉइंट हो गया, दूसरा थीम हो गया हमारे पास। अब तीसरा थीम हमारे पास क्या है? द पावर ऑफ मेमोरी एंड इमेजिनेशन। इस जगह पे फिर से इसकी इमेजिनेशन और मेमोरी इधर आ जाती है जब वर्ड्सवर्थ अपने डेफोडिल के पोएम में लास्ट में कहता है कि व्हेन आई लाई ऑन माय काउच फॉर ऑफ्ट आई थॉट, वो सारी बातें मैं करता है कि मैं जब अक्सर अपने बेड पे सोता हूँ तो मुझे क्या होता है कि मेरे माइंड में डेफोडिल्स के जो मेमोरी मेरे माइंड में पड़ी हुई है वो आती है और मुझे हीलनेस प्रोवाइड करती है। और फिर उसके बाद जो है तो मेरा दिल और दिमाग डांस करने लगता है, रक़स करने लगता है डेफोडिल के फूलों के साथ। सही है? तो ये जो मेमोरी और इमेजिनेशन है उसको विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और पावरफुल चीज के तौर पे हमें बताया है कि हमारी जो मेमोरी है उसको आप जो है तो बहुत ही बेहतर तरीके से भी यूज कर सकते हैं। अगर आप अपने माइंड में नेचर को डालें, आप नेचर में घूम फिर लें तो आपके माइंड से एंजियसनेस खत्म हो जाएगी ऑटोमेटिकली। समझ आ रहे हैं ना? तो द पावर ऑफ मेमोरी एंड इमेजिनेशन, ये भी इसका एक थीम है और मेन आइडिया भी। समझ आ गया? तो विलियम वर्ड्सवर्थ की जानिब से और भी आप अपने खुद से क्रिएटिवली और भी थीम्स निकाल सकते हैं। अगर मैं पेपर में इस तरह का क्वेश्चन ले आऊं कि आप थीम्स को डिस्क्राइब कर लें, या आपको बोर्ड में आए लेकिन आपने कंसेप्चुअल लिखना होगा, फैक्ट वाइज लिखना होगा, जिसमें थोड़ा बहुत जो है तो पोएम का रेफरेंस भी हो, थोड़ा सा बेहतर भी हो, तो फिर आपको मार्क्स जरूर मिलेंगे। क्योंकि ये जो थीम्स का क्वेश्चन होता है वो थोड़ा सा क्रिएटिव टाइप ऑफ होता है। आपने खुद से अगर उसका बेहतर जवाब दिया तो वो भी सही है, जरूरी नहीं है कि आप लकीर के फकीर बन के रहें। सही है? तो ये हमने इसके थीम्स को डिस्कस कर लिए हैं और इंशाल्लाह कल जो है तो हम यूनिट नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह।